सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 17 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन हैं। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 17 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। लास्ट सेशन में लगभग हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर किए थे, लेकिन आज हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में बताना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए। ओके, अब देखिए किस संदर्भ में हमें विचार करना है वो अपने लोग पढ़ लेते हैं। बताना है कि उपयुक्त में से कितने उपाय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन कौन से ये स्टेटमेंट हैं, ठीक है, जो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देगा। तो पहला कह रहा है कि रुपए आधारित व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते का संचालन करना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, वोस्ट्रो खाता का संचालन जो है ये रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण में बढ़ावा देगा। दूसरा कह रहा है कि विदेशी बाजारों में मसाला बॉन्ड का निर्गमन, ये भी दूसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है साझेदार देशों के साथ मुद्रा विनिमय समझौता, तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है कि रुपए का अमेरिकी डॉलर के साथ अधिकिलन, इसमें कह रहा है कि रुपए का अमेरिकी डॉलर के साथ अधिकिलन, अधिकिलन का मतलब होता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि घरेलू मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा की तुलना में बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि रुपए की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी विदेशी मुद्रा की तुलना में। तो ये जो अगर हम रुपए की वैल्यू बढ़ा रहे हैं विदेशी मुद्रा की तुलना में, तो ये रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में सहायता नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो काउंट करिए, 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 3। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। ओके, कितने सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। पहला इसमें दिया है, पहला स्टेटमेंट अधिमान्य व्यापार समझौता। ठीक है, ये अधिमान्य व्यापार समझौता क्या है बताइए, कोई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि लगभग सभी व्यापार को शामिल किए बिना स्वीकृत उत्पादों की एक सकारात्मक सूची पर प्रशुल्क में कमी करना प्रेफरेंशियल व्यापार कहलाता है। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट आपका सही सुमेलित है। अधिमान्य व्यापार समझौता में क्या होता है कि कुछ वस्तुओं को एक लिस्ट बनाया जाता है, दो देशों के बीच मान लो व्यापार हो रहा है, तो ये दो देश जो है अपने अपने यहाँ की कुछ वस्तुओं को एक लिस्ट में लिख लेंगे। ठीक है, और दूसरा देश भी जो है, दूसरा जो साझेदार देश है वो भी अपने यहाँ की कुछ वस्तुओं को लिस्ट में लिख लेगा, कहेगा भैया देखो तुम अपने यहाँ इन इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम कर दो, हम तुम्हारे यहाँ इन इन वस्तुओं की सीमा शुल्क में कमी कर देंगे। तो इससे क्या है कि हमारा जो वस्तु है तुम्हारे देश में सस्ता पड़ेगा, तुम्हारा जो वस्तु है हमारे यहाँ सस्ता पड़ जाएगा। इससे लोग खरीदेंगे, तुम्हारा भी बाजार बढ़ेगा, हमारा भी बाजार बढ़ेगा, हमारा भी प्रॉफिट होगा, तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा। तो यही प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी नहीं की जाती है, सभी वस्तुओं की सीमा शुल्क में कमी नहीं की जाती, बल्कि कुछ चुने हुए वस्तुएं होती हैं जिन पर सीमा शुल्क में कमी की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या है, अधिमान्य व्यापार समझौता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे कि अफगानिस्तान जो है भारत में बादाम निर्यात करता था। ठीक है, अफगानिस्तान भारत में बादाम निर्यात करता था, तो भारत जो है इस पे लगभग 30% का सीमा शुल्क लगा देता था। इससे क्या होता था कि अफगानिस्तान की जो बादाम है भारत में महंगी पड़ जाती थी, महंगी हो जाती थी। ओके, तो अब भारत अफगानिस्तान के बीच जब ये पीटीए समझौता हुआ, अधिमान्य व्यापार समझौता हुआ, तो ऐसे में क्या हुआ कि अफगानिस्तान की ये जो बादाम थी, इन्होंने कहा भैया मेरा ये लिस्ट है, इसमें ये चीजें हैं, ये वस्तुएं हैं, इस पे सीमा शुल्क तुम कम कर दो। भारत को कहा, जिसमें से बादाम भी था, बादाम को भी इन्होंने अपने लिस्ट में रखा था। तो बादाम पे पहले कितना
8% सीमा शुल्क लगता था, 30% सीमा शुल्क लगता था। अब इस समझौते के द्वारा सीमा शुल्क में कमी करके लगभग मान लो 5% कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि अफगानिस्तान की बादाम की वस्तुएं भारत में सस्ती पड़ी। ठीक है, तो क्या हुआ कि भारत में अफगानिस्तान की जो ये बादाम है इसकी मांग बढ़ी और अफगानिस्तान का व्यापार बढ़ा। तो इसी को प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है कि लगभग सभी व्यापार को शामिल किए बिना, सभी व्यापार को शामिल नहीं किया जाता है, बस कुछ वस्तुओं को शामिल किया जाता है। स्वीकृत उत्पादों की एक सकारात्मक सूची पर प्रशुल्क में कमी की जाती है। ठीक है, कुछ वस्तुएं होती है जिन पर हम इन लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उस पर ही सीमा शुल्क में कमी करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में क्या कह रहा है कि लगभग सभी व्यापारों अधिरोपित प्रशुल्कों को समाप्त करना, जबकि गैर सदस्यों के लिए एक समान बाह्य शुल्क बनाए रखना। तो बताइए कि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है। तो देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि दो देशों के बीच व्यापार जो है फ्रीली, मतलब समझ लो कि लगभग मैक्सिमम सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी कर दी जाती है, जैसे भारत और यूएई के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन यहाँ पे आगे जो कह रहा है कि गैर सदस्यों के लिए एक समान बाह्य शुल्क बनाए रखना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका सीमा शुल्क संघ से संबंधित है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है। ओके, दो देशों के बीच मान लो भारत और यूएई के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो अफगानिस्तान के यूएई के साथ जो भी देश आ रहा है व्यापार करने, और भारत के साथ जो भी देश आ रहा है व्यापार करने, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये दोनों देश मिल करके इनके साथ जो भी अन्य देश व्यापार करेंगे इसके साथ समान सीमा शुल्क लगाएंगे। नहीं भाई, ये दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। बाकी यूएई किसी अन्य देश के साथ कितना सीमा शुल्क लगा रहा है, या भारत किसी अन्य देश के साथ कितना किस तरह का एग्रीमेंट कर रहा है, या फिर कितना सीमा शुल्क अन्य देशों की वस्तुओं पर लगा रहा है, इससे इन दोनों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बस यहाँ पे दो देशों की व्यापारिक साझेदारी की बात होती है कि भाई मैक्सिमम वस्तुओं पर जो है सीमा शुल्क में कटौती कर दी जाती है। बाकी यूएई जो है फ्री है, किसी भी देश के साथ व्यापार करने के लिए किसी भी देश के साथ कितना भी सीमा शुल्क लगा सकता है, और भारत भी जो है फ्री है, वो किसी भी देश के साथ कितना भी किसी भी देश की वस्तुओं पर कितना भी सीमा शुल्क लगा सकता है। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इसके संदर्भ में कोई भी बात नहीं करता। दोनों एक दूसरे से बस व्यापार करेंगे, बाकी अन्य देशों से कैसा भी व्यापार करें इनकी अपनी मर्जी होगी। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो दे रहा है कि गैर सदस्यों के लिए भी ये समान बाह्य शुल्क बनाए रखते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि यूएई जो है अमेरिका के साथ सीमा शुल्क मान लो 5% या 10% उनकी अमेरिका की वस्तुओं पर लगाता है, तो भारत भी इतना ही लगाएगा, समान सीमा शुल्क लगाएगा। नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आगे देखिए, तो सीमा शुल्क संघ कह रहा है, सीमा शुल्क संघ के संदर्भ में कह रहा है कि सदस्य देशों के बीच शून्य शुल्क व्यापार के साथ साथ गैर सदस्यों के लिए एक सामान्य बाह्य प्रशुल्क लगाया जाता है। तो अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे दो देशों के बीच व्यापार हुआ, चलो ठीक है कि इन दोनों ने आपस में समझौता करके एक दूसरे की वस्तुओं को अपने यहाँ सस्ता कर दिए। ठीक है, अब सीमा शुल्क संघ में क्या हुआ कि इसमें कई सारे देशों का ग्रुप हो गया। ठीक है, जैसे दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ, इसमें कई सारे देशों का ग्रुप हो गया। अब इन लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई देखो, हमारे यहाँ कोई भी, सब ये सारे देश जो हैं आपस में क्या किए, एक दूसरे की वस्तुओं को अपने यहाँ सस्ती कर लिए या फिर शून्य सीमा शुल्क कर लिए। ठीक है, सीमा शुल्क क्या कर लिए, शून्य कर लिए। तो चाहे ये जो देश है इस देश में जाके व्यापार कर सकता है फ्रीली, ये जो देश है इस देश में जाके अपनी वस्तुओं को बेच सकता है, ये जो देश है इस देश में वस्तुओं को जाके बेच सकता है। ठीक है, इनका क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया है। समझ में आई बात। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, सभी देश आपस में एक दूसरे से बिना सीमा शुल्क के आसानी से व्यापार कर सकते हैं, अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। ठीक है, अब मान लो इन लोगों ने आपस में ये भी एग्रीमेंट कर लिया कि भाई कोई बाहरी देश अगर आता है तुम्हारे यहाँ या हमारे यहाँ किसी में भी व्यापार करने, तो हम इस पर
समान सीमा शुल्क लगाएँगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे यहाँ अगर व्यापार करने आ रहे हैं तो तुम 5% का सीमा शुल्क लगाओ, हमारे यहाँ आ रहा है व्यापार करने तो हम 10% का सीमा शुल्क, नहीं। कोई भी बाहरी देश अगर हमारे इस ग्रुप में आता है, हमारे इस ग्रुप के किसी भी देश में व्यापार करने आ रहा है, तो हम इस सभी देश इस पर समान मतलब बराबर सीमा शुल्क लगाएँगे। इसी को सीमा शुल्क कहा गया है, सीमा शुल्क संघ कहा जाता है, ठीक है? सीमा शुल्क संघ में बस इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है कि गैर सदस्य देशों के लिए भी ये एक सामान्य बाह्य शुल्क लगाते हैं, यानी सभी सदस्य क्या करेंगे, बाहरी देश से एक समान शुल्क लगाएँगे। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है कि साझा बाजार, सदस्य देशों के बीच श्रम और पूंजी के स्वतंत्र आवागमन के साथ सीमा शुल्क संघ। देखो, साझा बाजार में क्या है कि सीमा मतलब एक दूसरे के देश में तो वस्तुएं एकदम सीमा शुल्क 0 तो रहेगा ही, चलो ठीक है यहाँ पे, तो ठीक यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अब क्या है कि जैसे कि हम लोग क्या होता है कि भारत में एक देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य जो श्रमिक हैं, आसानी से जा कर के जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, आते हैं अपने यहाँ, पूँजी इकट्ठा करते हैं, ठीक है? तो पूँजी का स्वतंत्र प्रवाह होता है, एक देश के अंदर अलग-अलग राज्यों के बीच या एक शहर से दूसरे राज्यों के बीच। इसी तरीके से साझा बाजार होता है। इसमें भी जो देश शामिल होते हैं ना, इस देश के जो व्यक्ति श्रमिक होते हैं वो एक देश से दूसरे देश आसानी से जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। जो एक औपचारिक प्रक्रिया होती है उस औपचारिक प्रक्रिया से नहीं गुज़रना पड़ेगा। आसानी से क्या होगा कि श्रम का एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण होता रहेगा। पूँजी का भी स्वतंत्र आवागमन होगा। तो ये साझा बाज़ार कहलाता है, ठीक है? कभी-कभी एग्ज़ाम में क्रम लगाने के लिए दे देता है कि बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा फ्री है या सबसे व्यापक है। तो जैसे-जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएँगे, तो वैसे-वैसे क्या होगा कि इसका दायरा बढ़ते जाता है, छूट बढ़ती जाती है। तो साझा बाज़ार क्या है, सबसे लास्ट में आता है। कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। जैसे यहाँ क्या है कि पीटी आ गया, प्रेफ़रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका एफटीए सीमा शुल्क संघ आ जाता है, फिर साझा बाज़ार आ जाता है। ओके? तो पूछा है कि कितने सही सुमेलित हैं मेरे बच्चे? तो 3 सही सुमेलित हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कैसे समझाएँ, एग्ज़ाम्पल देकर कैसे समझाएँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए यही समस्या होती है कि जल्दी कोई टीचर जो है इतने अच्छे से नहीं समझाता। तो बच्चे जो है समझ नहीं पाते कि किस वे में हमको किसी टॉपिक को पढ़ना है। तो हमारे क्लब पे हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत मेहनत किया जाता है कि आपको बेहतर से बेहतर हम लोग कंटेंट दें, अच्छे से समझाएँ कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन-सा सही है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पर ध्यान ज़रूर दें, सर्कल कर दें ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, किस संदर्भ में आपको आंसर करना है। पूछा है कौन-सा सही है पता चला, पूछा है कौन-सा सही नहीं है और आप सही है के संदर्भ में आंसर करके चले आए, तो वहाँ पे गलती कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों जैसे वस्तुओं के निर्यात एवं आयात से संबंधित लेन-देन को सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पे केवल देख करके ये मत कर लेना कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है। हमने आपको बताया है कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जब तक आप नहीं पढ़ाई करेंगे तब तक आपको ये एक्सेप्शंस नहीं समझ में आएगा। ओके? तो देखो, व्यापार संतुलन क्या होता है और ये भुगतान संतुलन क्या होता है? कोई बता सकता है? देखो, व्यापार संतुलन का मतलब होता है कि किसी देश द्वारा विदेशों को बेचे गए सामान और वहाँ से खरीदे गए सामान का लेखा-जोखा। यानी हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं। ओके? ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट घटाते हैं तो हमारा ये बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल के आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम केवल और केवल दृश्य मदों को, केवल और केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात का लेन-देन शामिल करते हैं। अदृश्य मदों को क्यों नहीं शामिल करते हैं? अब हम अदृश्य मदों क्योंकि उसका हमें पास एग्ज़ैक्ट डेटा नहीं होता है। लेकिन वस्तुओं का क्या है कि हम वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश भेज रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी पोर्ट के माध्यम से भेजेंगे, जहाज के माध्यम से, तो वहाँ पे सारी चीज़ों की काउंटिंग होती है, सब लेखा-जोखा होता है। लेकिन अगर सेवा की बात करें या फिर जैसे कि हम सेवा की बात करें, तो सेवा अगर
मान लो कोई व्यक्ति है वहाँ जाके सर्विस प्रदान कर रहा है, तो हम उसको देख नहीं सकते, उसका एक एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। और वैसे भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, वो हम लोग डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। तो व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, जिसमें वस्तुओं का आयात और निर्यात शामिल होता है। तो व्यापार संतुलन में हमारा एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट शामिल घटा देते हैं, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो BOT कहलाता है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार संतुलन कहलाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, तो व्यापार संतुलन में घाटा होना अनिवार्यतः यह संकेत करता है कि उसी वर्ष भुगतान संतुलन में भी घाटा होगा। अब देखो, भुगतान संतुलन को समझ लीजिए, क्योंकि व्यापार संतुलन समझा है, भुगतान संतुलन को समझिए। भुगतान संतुलन थोड़ा व्यापक शब्द है, ठीक है। व्यापार संतुलन समझ लो, इसके संदर्भ में छोटा शब्द है, एक घटक है इसका। भुगतान संतुलन का एक घटक है व्यापार संतुलन। जो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये थोड़ा व्यापक शब्द है, ठीक है। व्यापार संतुलन का मतलब होता है किसी देश द्वारा, भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि यह एक बहुत बड़ा और व्यापक शब्द होता है। इसमें न केवल दृश्य वस्तुएं शामिल होती है, बल्कि इसमें अदृश्य वस्तुएं भी शामिल होती हैं। जैसे कि अदृश्य वस्तुएं, जैसे कि आपका सेवा हो गया, निवेश हो गया, कर्ज, हम लोगों ने ऋण ले रखा है, कर्ज हो गया, तो ये सब इसमें भुगतान संतुलन में शामिल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से ये समझो कि कह रहा है कि व्यापार संतुलन में घाटा अनिवार्यता ये संकेत करता है कि भुगतान संतुलन में भी घाटा होगा। अब सोचो कि अगर मान लो हमारा व्यापार में घाटा हुआ है, यानी कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हुआ है, इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पे तो हमारा घाटा हुआ है, व्यापार संतुलन में घाटा हुआ हमारा कि इंपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। लेकिन क्या पता कि उसी वर्ष हम लोगों ने हमारे देश में निवेश ज़्यादा हो। अब इसको एग्जाम्पल ऐसे समझना, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारा BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब हमारा मान लो व्यापार में घाटा कितना हुआ है, 20 करोड़ रुपए का हुआ है, ठीक है। ये 100 करोड़ मान लो एग्जैक्ट डेटा, ठीक है। 50 करोड़ मान लो, 50 करोड़ हुआ है हमारा व्यापार घाटा, कितना हुआ, 50 करोड़, यानी कि हमारा निर्यात जो है कम हुआ है, आयात ज़्यादा हुआ है। तो ये हमारा जो डेटा निकल के आया है, ये 50 करोड़ हमारा व्यापार घाटा हुआ है, यानी वस्तुओं का निर्यात हम लोग कम किए हैं और आयात ज़्यादा किए हैं। तो ये क्या हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, 50 करोड़ रुपए का हमारा घाटा हुआ है। और मान लो, क्योंकि भुगतान संतुलन में सेवाएं भी शामिल होती है, निवेश भी शामिल होता है। मान लो किसी एक वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ का हमारा घाटा हुआ, BOT यानी व्यापार घाटा हुआ। उसी साल हमारे देश में निवेश बहुत ज़्यादा आ गया, 100 करोड़ रुपए का निवेश आ गया, ठीक है। 100 करोड़ रुपए का निवेश आया, तो ये जो निवेश है ये भुगतान संतुलन में शामिल होता है। तो भाई, निवेश हमारे पास 100 करोड़ रुपए का आ गया और व्यापार घाटा 50 करोड़ था, तो ये तो हमारा बैलेंस हो गया ना। 100 करोड़ में से 50 करोड़ घटा दो, तो अभी भी हम प्रॉफिट में है ना, 50 करोड़ रुपए हमारे पास सरप्लस है, ठीक है। यानी कि हम घाटे में नहीं है। जरूरी नहीं है कि व्यापार संतुलन में घाटा हो तो भुगतान संतुलन में भी घाटा होगा, नहीं, जरूरी नहीं है भाई। और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, हमारा निवेश कितना हो रहा है, हमारे देश में निवेश कितना आ रहा है, या फिर हमारे जो रेमिटेंस है, हम रेमिटेंस कितना प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी इसमें शामिल होगा। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि भुगतान संतुलन, अगर व्यापार संतुलन में घाटा है तो अनिवार्यतः भुगतान संतुलन में घाटा होगा, ये नहीं। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। मे भी उस दिन हमारे यहाँ अदृश्य मद ज़्यादा आई हो, यानी निवेश ज़्यादा हुआ हो भारत में, ठीक है। तो ये सारे कारण भी होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, विनिमय दर प्रणालियों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, बताइए। तो देखो दोस्तों, विनिमय दर प्रणालियों के संबंध में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्थायी विनिमय दर प्रणाली में केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके मुद्रा को पूर्व निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर बनाए रखता है। ओके, तो देखो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। स्थायी विनिमय दर प्रणाली में क्या होता है कि इसमें सरकार या केंद्रीय बैंक जैसे कि RBI अपने करेंसी की कीमत जो है किसी दूसरी मजबूत करेंसी जैसे कि डॉलर हो गया या सोने के मुकाबले फिक्स कर देता है, ठीक है। कीमत को उसी लेवल पे बनाए रखने के लिए बैंक जो है बाजार में हस्तक्षेप करता है। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार ने तय कर लिया कि $1 में 70 रुपये हो गए, मान लो, बस एग्जाम्पल के तौर पे आपको मानना है, ठीक है। $1 में 70 रुपये तय कर दिया,
सरकार ने कहा कि भैया $1 में 70 रुपया ही होगा, पहले से तय कर लिया विनिमय दर प्रणाली में, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में पहले से तय कर लिया कि $1 में 70 रुपया ही होगा। और अगर बाजार में मांग बढ़ती है और रुपया गिरता है, तो ऐसी स्थिति में भाई मांग बढ़ रहा है, डॉलर की मांग अगर बढ़ रही है तो इसके सापेक्ष में रुपया की जो वैल्यू है ये क्या होगी, कम होगी। अब क्या है कि मान लो $1 में हम 70 रुपया दे रहे हैं, तो मे बी क्योंकि रुपया की वैल्यू गिर रही है, तो ऐसी स्थिति में हमको $1 में हमको मे बी 75 रुपया देना पड़ सकता है, मे बी हमको 80 रुपया देना पड़ सकता है। लेकिन सरकार ने कहा कि हम $1 में 70 रुपया हम फिक्स करके रखें, इससे ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो अब क्या करेगा आरबीआई, क्या करेगा कि ये जो डॉलर की मांग में बढ़ोतरी हुई है, इस डॉलर की मांग को कम करेगा। कम कैसे करेगा कि आरबीआई क्या करेगा, अपने भंडार से यानी अपने कोष से डॉलर को बेचना शुरू करेगा। डॉलर को बेचेगा तो कृत्रिम रूप से मार्केट में डॉलर की आपूर्ति होगी, ठीक है। मार्केट में डॉलर की आपूर्ति होगी, जब डॉलर की आपूर्ति होगी तो मांग अपने आप नीचे चला आएगा। ओके, जैसे कि हमने बताया है कि जहाँ मांग हो ज़्यादा होगी और आपूर्ति कम होगी वहाँ मांग ज़्यादा हो जाएगा। तो आपूर्ति को बढ़ा दो तो मांग अपने आप कम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आरबीआई ने ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर मार्केट में बेच दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर मार्केट में बेच दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि डॉलर की आपूर्ति बढ़ गई और मांग नीचे आ गया। तो जो सरकार ने फिक्स करके रखा था कि $1 में 70 रुपया ही रहेगा, तो ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं कि बरकरार रहती हैं, इसको ऊपर नीचे नहीं होने दिया। अगर यहाँ पे आरबीआई ऐसा नहीं करती, डॉलर को नहीं बेचती, तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि रुपये की वैल्यू गिर जाती, मे बी $1 में हमको 75 रुपया देना पड़ जाता। तो इसी को स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है कि भाई यहाँ पे स्थिर कर दिया गया है कि $1 में 70 रुपया ही देंगे। अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पे फिर क्या करेगा कि आरबीआई हस्तक्षेप करेगा, यानी कि केंद्रीय बैंक जो है विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके इस पूर्व निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो समझ में आई बात, पहला स्टेटमेंट समझ में आया। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो। दूसरा कह रहा है कि अस्थायी विनिमय दर प्रणाली के तहत विनिमय दरें पूर्णतया बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं तथा केंद्रीय बैंक कभी भी विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप नहीं करता है, कभी भी विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। वैसे तो अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में यही होता है कि यहाँ पे जो है मुद्रा की आपूर्ति, यहाँ पे जो विनिमय दर होता है वो बाजार की शक्तियों पर निर्धारित होता है, यानी मांग और आपूर्ति पर निर्धारित होता है। जिस हिसाब से मांग होगा उस हिसाब से उस देश की वैल्यू, उस देश की मुद्रा की वैल्यू होगी, ठीक है। मांग ज़्यादा होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, मांग कम होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें कह रहा है कि केंद्रीय बैंक कभी भी विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो देखो किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कभी भी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि मान लो रुपया की वैल्यू एकदम गिरती जा रही है, $1 में 100 रुपया देना पड़ जा रहा है, या $1 में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते $150 तक जा रहा है, तो क्या ऐसे में केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप नहीं करेगा? तो करेगा ना। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि एक प्रबंधित मतलब मैनेज्ड, एक प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर प्रणाली प्राधिकरणियों को एक निश्चित समता के लिए प्रतिबद्ध हुए बिना विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने की सुविधा प्रदान करती है। अब बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है? तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। भारत में क्या है कि एक भारत में प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर प्रणाली की व्यवस्था है। इस प्रणाली में क्या होता है कि एक निश्चित समता के लिए प्रतिबद्ध हुए बिना विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने की सुविधा, यानी कि भारत में क्या होता है कि आरबीआई क्या है, समय समय पर विदेशी मुद्रा को भारत घरेलू मुद्रा की तुलना में प्रबंधित करता रहता है, या विदेशी मुद्रा की तुलना में भारतीय मुद्रा को प्रबंधित करते रहता है। एक ज़्यादा सी सीमा, यानी कि भारत की मुद्रा को न ज़्यादा नीचे गिरने देता है, न भारत की मुद्रा को बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ने देता है, ठीक है। हमेशा डॉलर की अपेक्षा भारत क्या करता है, अपने घरेलू मुद्रा को प्रबंधित करता रहता है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला और तीसरा आपका सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1 और 3। अगला है सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर क्या है और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर क्या है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा समझिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो विनिमय दर क्या होता है?
विनिमय दर क्या होता है कि जैसे हम लोग भारत की मुद्रा रुपया को जब हम एक देश के साथ व्यापार, मान लो हम रुपए के किसी हार्ड करेंसी में अगर हम एक्सचेंज करते हैं, किसी हार्ड करेंसी में हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे मान लो $1 में हमको 80 या 81 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक्सचेंज विनिमय दर कहलाता है कि घरेलू मुद्रा का हम जब किसी एक विदेशी मुद्रा के साथ तुलना करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो इसे हम विनिमय दर कहते हैं। लेकिन जब हम घरेलू मुद्रा का, क्योंकि हमारा व्यापार केवल एक देश के साथ नहीं होता है, हमारा व्यापार बहुत सारे देशों के साथ होता है, जैसे चाइना, यूरोप, यूएई, तो अन्य देशों के साथ व्यापार होता है, तो अन्य देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो भारतीय मुद्रा का उन अलग अलग अन्य देशों के साथ, अन्य देशों की मुद्राओं के साथ हम जो विनिमय होगा वो क्या कहलाएगा, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर कहलाएगा, ठीक है। बस इसमें कुछ, जैसे सांकेतिक विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, इन दोनों में थोड़ा बेसिक अंतर होता है। इसी के संदर्भ में यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है। बस ये समझिएगा कि विनिमय दर क्या है, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर यानी कि हमारे जो घरेलू मुद्रा है वो अन्य देश की मुद्राओं की तुलना में इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, हमारे की क्या एक्सचेंज रेट है, इसी को सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर कहा जाएगा। अब आगे देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि नीर वह असमायोजित भारित औसत विनिमय दर है जिस दर पर किसी एक देश की मुद्रा का विनिमय विविध विदेशी मुद्राओं के समूह के साथ किया जाता है। तो समझ में आया कि किसी एक देश की मुद्रा है, जैसे भारत की मुद्रा है रुपया, हम इसका विनिमय जो है, इसका एक्सचेंज जो है अलग अलग विदेशी मुद्राओं के समूह के साथ करते हैं, तो इसी को क्या कहेंगे, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर कहेंगे। वैसे तो आमतौर पर हम लोग रुपए की तुलना सिर्फ डॉलर के साथ करते हैं, लेकिन जब भारत कई देशों की, क्योंकि भारत कई देशों के साथ व्यापार कर रहा है, तो हम इसकी तुलना अलग अलग मुद्राओं के साथ करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, नीर कहेंगे। जैसे मान लीजिए भारत का व्यापार 60% डॉलर में और 40% यूरो में होता है। अगर डॉलर और यूरो के मुकाबले रुपया मजबूत होता है तो इसका मतलब होता है नीर बढ़ेगा, और कम होता है जिसका मतलब है कि नीर कम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रीर, हम लोग इसको रीर कहते हैं, इतना लंबा नहीं पढ़ते, REER, ठीक है। तो नीर को मूल देश और उसके व्यापारिक भागीदार देशों के मध्य मुद्रास्फीति के अंतर के अनुसार समायोजित करके प्राप्त किया जाता है। तो देखो ये जो रीर है ना, ये हम इसको प्राप्त कैसे करते हैं, तो नीर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो जब भी रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखो जब हम रीर निकालते हैं, ठीक है, रीर निकालते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि नीर इनटू डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, यानी कि घरेलू महंगाई, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बटे फॉरेन इन्फ्लेशन। तो ये क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि रीर को जो है, नीर को मूल देश तथा उसके व्यापारिक भागीदारों के मध्य मुद्रास्फीति के अंतर के अनुसार समायोजित करते हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और नहीं भी याद है तो बस इतना समझना कि हम लोग रीर को जो है नीर और उस देश की, जिस देश की मुद्रा के साथ हम तुलना कर रहे हैं, उस देश की मुद्रा स्फीति के अनुपात में तुलना करके इसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा कह रहा है कि नीर के आधार पर किसी मुद्रा के पूर्ण अर्थों में अधिक मूल्यांकित या कम मूल्यांकित होने का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। देखो नीर में क्या होता है, एक पॉइंट ये है कि इसमें महंगाई को ऐड नहीं किया जाता है, इसमें महंगाई को शामिल नहीं किया जाता है, एक, ठीक है, इन्फ्लेशन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और रीर में क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेशन को भी जोड़ दिया जाता है, इसमें इन्फ्लेशन को भी जोड़ दिया जाता है। तो रीर को जब इसमें इन्फ्लेशन को जोड़ दिया जाता है तो ये ज़्यादा प्रभावी होता है, इसका प्रभावी प्रयोग ज़्यादा होता है। तो यह तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा कह रहा है कि नीर या रीर के लिए विविध विदेशी मुद्रा समूह के निर्माण में विभिन्न मुद्राओं को देश के व्यापार में उनकी सापेक्षिक महत्ता के अनुसार भार प्रदान किया जाता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 और 4,
ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जब तक आप लोग एक बार बुक में नहीं पढ़े रहेंगे या एक दो बार रिवीजन नहीं किए रहेंगे अपने नोट से, तो ये समझ में नहीं आएगा। जो नए एस्पिरेंट होंगे उनको लग रहा होगा कि ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं। ओके, बताइए विदेशी मुद्रा, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में क्या क्या शामिल होता है। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति शामिल होती है, स्वर्ण शामिल होता है, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर शामिल होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो रिजर्व ट्रेंस होता है, रिजर्व ट्रांस पोजीशन, ये भी शामिल होता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल नहीं होता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा में बाह्य वाणिज्यिक उधार को शामिल नहीं किया जाता है। तो केवल 4 आपके करेक्ट आंसर होंगे, 5वां नहीं होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके संदर्भ में आपका ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग दोस्तों पूरा एक साथ क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत छोटा दिखेगा आप लोग को, इसलिए मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। चलिए पहला देखिए, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किसी विदेशी राष्ट्र में स्थायी व्यावसायिक हित की स्थापना सम्मिलित होती है तथा इसमें सहायक कंपनी की स्थापना, किसी कंपनी का अधिग्रहण या संयुक्त उपक्रम में भागीदारी होना शामिल होता है। देखो, एफडीआई और एफपीआई में दो बेसिक अंतर होता है। एफडीआई जो होता है किसी देश के कारोबार में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। किसी देश में जाएगा, वहाँ पे कारोबार, मान लो कुछ बन रहा है, जैसे मान लो हाईवे बन रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट करेगा पैसा। इससे क्या होगा कि विदेशों से भारत में मुद्रा का प्रवाह होगा, ठीक है। इसके साथ ही एफडीआई की वजह से भारत में रोजगार की उत्पत्ति होती है, रोजगार को बढ़ावा मिलता है, नई नई टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसफर होती है, तो नई नई तरह के तकनीक भारत में आते हैं। तो ये एफडीआई के कुछ फायदे हैं। एफडीआई में क्या होता है कि जब एफडीआई किसी मान लो भारत की किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, भारत को किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका उस कारोबार में 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी होती है। एफडीआई यानी कि जो भी देश इस कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, वो इस देश के मैनेजमेंट, इस कारोबार के मैनेजमेंट में भी भागीदारी सुनिश्चित करता है। ओके, ये एफडीआई कहलाता है। एफपीआई क्या होता है कि जो आमतौर पे ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, जब इनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जिन शेयर्स को ये खरीद रखे हैं उनकी शेयर्स की वैल्यू जब बढ़ जाती है, तो ये बढ़े हुए दाम पे शेयर्स को बेच करके किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब ये बढ़े हुए शेयर्स के दाम, यानी कि जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तब ये क्या करते हैं, शेयर्स को बेचते हैं। जब ये शेयर्स को बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके हाथ में बहुत बड़ी मुद्रा धनराशि प्राप्त होती है। इनको बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त होती है क्योंकि ये शेयर्स बेच रहे हैं। जब ये जमा राशि, इनके पास धनराशि, बहुत बड़ी धनराशि आती है, तो ये इस धनराशि को लेकर के किसी अन्य देश में चले जाते हैं, किसी अन्य देश के शेयर बाजार में खर्च करने चले जाते हैं, वहाँ की शेयर्स को खरीदने चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक देश, जैसे भारत में इन्होंने खर्च किया, भारत में इन्होंने शेयर खरीदा था, अब इस शेयर को बेच रहे हैं और उस पैसे को भारत से किसी अन्य देश में ले जा रहे थे। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी राशि जो है भारत से दूसरे देश में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये एफबीआई क्या करते हैं, एफबीआई का उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है। इनका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है। ये जिस भी क्षेत्र में अपना इन्वेस्ट करते हैं, लगभग इनकी भागीदारी 10% से कम की होती है। तो ये बेसिक अंतर है, इस चीज़ को ध्यान रखना। हमेशा एफडीआई यही दे देता है कि किसकी 10% से ज़्यादा की भागीदारी होगी, किसकी 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी होगी, तो एफडीआई की 10% से कम की हिस्सेदारी एफपीआई की होती है। अब पहला स्टेटमेंट, जैसे कि हमने कहा कि एफडीआई की अगर हम बात करें तो ये किसी विदेशी राष्ट्र में स्थायी व्यावसायिक हित की स्थापना करते हैं, इसमें सहायक कंपनी की स्थापना करते हैं, किसी कंपनी का अधिग्रहण या संयुक्त उपक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है विदेशी मुद्रा के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में। दूसरा कह रहा है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई में निवेशक जो है प्रायः प्रबंधन संबंधी निर्णयों में सक्रिय भागीदारी करता है। देखो, एफपीआई क्या है, केवल लाभ कमाना चाहता है, उसको कोई मतलब नहीं है प्रबंधन से, किसी कारोबार के जहाँ पे ये इन्वेस्ट कर रहा है, जिस कंपनी में अपना शेयर्स
शेयर्स खरीद रहा है उसको उस कंपनी के उस कंपनी के मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, एफपीआई में इसमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि प्रबंधन संबंधी निर्णयों में सक्रिय भागीदारी करता है। सक्रिय भागीदारी नहीं करता है, एफडीआई करता है, एफपीआई नहीं करता है। एफपीआई केवल और केवल लाभ कमाने से मतलब होता है। मेजबान राष्ट्र को प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय कौशल के अंतर को सुगम बनाता है, तो एफपीआई नहीं करता ये काम करता है एफडीआई करता है। एफडीआई जब किसी देश का निवेशक जो है मान लो भारत में आ रहा है तो आता है तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को भी अपने साथ ले जाता है, भारत में तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, ये एफपीआई नहीं करता है, एफडीआई करता है। तीसरा कह रहा है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सामान्यतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में अधिक अर्थ सुलभ होता है। इसे प्रायः निवेश पोर्टफोलियो के विविधीकरण और अल्पकालिक बाजार अवसरों से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सामान्यतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में अधिक अर्थ सुलभ होता है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में अर्थ सुलभ होता है। ये आसानी से आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, चल देते हैं, और इसे प्रायः निवेश पोर्टफोलियो के विविधीकरण और अल्पकालिक बाजार अवसरों के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य होता है। अब समझ में आई बात, ये केवल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आते हैं। चौथा कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जोखिम विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में अधिक होता है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या होता है कि जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की जो जोखिम होता है अपेक्षाकृत कम होता है। तो यहाँ चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट आपके सही हुए, पहला, तीसरा और चौथा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह आर्थिक अवधारणा जो किसी एक विकल्प के चयन के कारण त्यागे गए अन्य विकल्प से प्राप्त होने वाले लाभ या लाभांश को निरूपित करता है, वो क्या कहलाता है, तो अवसर लागत कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, तो वह योजना जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, ग्रामीण युवाओं के स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से मंदी की अवधि में रोजगार प्रदान करना था। वह ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था ऐसा, ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 2025-26 के केंद्रीय बजट के संदर्भ में संशोधित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वर्गीकरण मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्यम श्रेणी दिया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम, इनके निवेश सीमा और कुल कारोबार सीमा दिया है। तो सूक्ष्म उद्यम की जो निवेश सीमा है 2.5 करोड़ की होनी चाहिए, 2.5 करोड़ तक की होनी चाहिए। कुल कारोबार सीमा इनकी 10 करोड़ तक की होनी चाहिए, तब इसे सूक्ष्म उद्यम कहलाएंगे। लघु उद्यम में क्या है कि निवेश सीमा इनका रखा गया है 25 करोड़ रुपया। ठीक है, 25 करोड़ रुपए तक की सीमा, और कुल कारोबार सीमा 100 करोड़। तो ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। मध्यम उद्यम में क्या है कि निवेश सीमा 125 करोड़ रुपया है, लेकिन कुल कारोबार सीमा 250 करोड़ नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपया रखा गया है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछा है कि कितने युग्म की जानकारी सही दी गई है, तो केवल 2 युग्मों की जानकारी सही दी गई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रवासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि कार्य के लिए प्रवास करने वाले पुरुषों की तुलना में विवाह हेतु महिलाओं के प्रवास की संख्या अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि देखो, प्रवास सबसे ज्यादा प्रवास कौन करती है, महिलाएं करती हैं। महिलाएं प्रवास इतना क्यों करती हैं, शादी की वजह से। शादी की विवाह होता है तो महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो सबसे ज्यादा प्रवास जो है प्रवासन महिलाओं में होता है। ठीक है, पुरुषों में कम होता है अपेक्षाकृत। दूसरा कह रहा है कि ग्रामीण पुरुषों का प्रवासन शहरी पुरुषों के प्रवासन से अधिक है। देखो, ग्रामीण पुरुषों का प्रवासन शहरी पुरुषों के प्रवासन से कम है। शहर के लोग जो है ज्यादा प्रवास करते हैं। ठीक है, ग्रामीण पुरुष जो है ये कम प्रवास करते हैं। लगभग ग्रामीण पुरुषों में प्रवासन 5.9% है और शहरी पुरुषों में 22.5% है। शहरों में क्या है, लोग पढ़े लिखे हैं तो नौकरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं। ठीक है, और गांव के लोग क्या है, कृषि कार्य में संलग्न होते हैं ज्यादातर, तो वो अपने कृषि कार्य को ही करते हैं।
बहुत ही कम होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह वो बाहर जाते हैं काम करने। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आप लोग का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत अनुसूची एम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत अनुसूची एम जो है ये मैन्युफैक्चर यानी कि औषध निर्माण के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी दवाएं बनाई जाएंगी बहुत वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाई जाएंगी, ताकि इसका उपयोग न केवल देश में ही हो, केवल घरेलू अपने घर में ही ना हो, बल्कि विदेशों में भी इसका उपयोग सुनिश्चित हो और प्रभावी तरीके से उपयोग हो, सुरक्षित तरीके से उपयोग हो। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एपेक अपने सदस्यों को देश की बजाय अर्थव्यवस्थाएं कहकर संबोधित करता है और सहमति आधारित स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से कार्य करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि एपेक में जो मेंबर्स होते हैं वो देश नहीं बोलते हैं, बल्कि एक दूसरे को संबोधित करते हैं अर्थव्यवस्था के नाम पे। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि भाई कि ये जो ग्रुप है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसमें जो सभी सदस्य देश हैं वो केवल अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बातें करेंगे, राजनीतिक संदर्भ में बातें नहीं करेंगे। ठीक है, केवल आर्थिक सुधार के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे का आर्थिक सुधार करेंगे, बस इतना ही। यहाँ इसीलिए यहाँ पे अर्थव्यवस्थाएं कहकर संबोधित किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि एपेक की प्रक्रिया सिंगापुर में मुख्यालय वाले स्थायी सचिवालय द्वारा समर्थित है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत एपेक का संस्थापक सदस्य, तो नहीं, भारत एपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है हाल ही में समाचारों में रहे चर्चित गोल्डन डोम, पैट्रियट, HQ-16 और एवेंजर सिस्टम किससे संबंधित है? तो ये जो सभी हैं ये क्या है बताइए? एवेंजर सिस्टम ये सभी क्या है? तो ये सभी उन्नत वायु रक्षा और मिसाइल अवरोधक प्रणालियां हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कोर्दोफान, अल फशर और गजीरा जैसे क्षेत्र हाल ही में विनाशकारी गृह युद्ध के कारण चर्चा में रहे। बताइए कि ये कहाँ स्थित है? ये सभी क्षेत्र कोर्दोफान, अल फिशर और गजीरा ये सभी जो है सूडान में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आप लोग अगर कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं करंट अफेयर्स का तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में यूपीएससी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का पीडीएफ चाहते हैं, जैसे विजन आईएएस का, संस्कृत आईएएस का, दृष्टि आईएएस का या फोरम आईएएस का, तो आप इन सभी इंस्टीट्यूट के यूपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप सभी को ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो इस कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करेंगे, तो इस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाएंगे। तो इस चैनल पर ही हमारा ये सारे पीडीएफ के लिंक दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम समझौते के हस्ताक्षर करता है? तो अब्राहम समझौते के हस्ताक्षरकर्ता कौन है? तो भारत तो नहीं है, ठीक है। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और कई अरब या मुस्लिम देशों के बीच जो है अब्राहम समझौता हुआ है। किसकी मध्यस्थता में? अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और कई अरब मुस्लिम देशों के बीच ये समझौता हुआ है, अब्राहम समझौता। तो भारत इसमें भाई इसका हस्ताक्षर करता नहीं है। भारत ना तो कोई मुस्लिम कंट्री देश है और ना ही कोई अरब कंट्री देश है, ठीक है। तो भारत तो नहीं है, इजराइल है, बहरीन है, सूडान है, मोरक्को है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों पर सेंसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर ने मिलकर 2024-25 के दौरान भारत की कुल एफडीआई प्रवाह का 1/3 से अधिक हिस्सा प्राप्त किया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई प्रवाह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर का रहा है। दोनों ने मिल करके भारत में 1/3 से अधिक हिस्सा जो है एफडीआई किए हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है।
तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त करने वाला क्षेत्र बना रहा है, उसके बाद सेवा का स्थान रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है विनिर्माण क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई किया गया है, उसके बाद सेवा क्षेत्र में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की तुलना में धीमी गति से बढ़ा है, जिससे आवक से जावक एफडीआई अनुपात में वृद्धि हुई है। तो ये गलत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में धीमी गति से प्रत्यक्ष बाह्य निवेश एफडीआई की तुलना में धीमी गति से बढ़ा है, जिससे आवक से जावक अनुपात में वृद्धि हुई। तो ये गलत है। बातें भारत ने अन्य देशों में निवेश ज़्यादा किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एफडीआई की तुलना में धीमी गति से बढ़ा है और इससे आवक जावक एफडीआई अनुपात में वृद्धि हुई है। तो नहीं, ये गलत है। वृद्धि नहीं बल्कि कमी आई है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ओके, अगला स्टेटमेंट क्वेश्चंस देखो। तो कह रहा है कि भारत में घरेलू वित्तीय प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि घरेलू वित्तीय देयताओं की वृद्धि दर वित्तीय परिसंपत्तियों से अधिक रही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में नवीन घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों का हिस्सा इस अवधि के दौरान लगातार बढ़ता गया है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रमुख विकल्प बनी रही है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। पूछा है कि कितने सही है, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाए। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन क्यों नहीं की। क्या अब आपको अच्छा लगा जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नो मैम मुझे एक्सप्लेन करिए। तो देखो, अब एक्सप्लेन जब मैं करूंगी तो देखो आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होता है। तो भारत में घरेलू वित्तीय प्रवृत्तियों के संदर्भ में यानी 2019 से 2025 के संदर्भ में ये घरेलू वित्तीय प्रवृत्तियों के स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 2019 से 2025 के संदर्भ में अगर हम बात करें कि इस दौरान लोगों ने पैसे ज़्यादा खर्च किए हैं या बचत ज़्यादा किए हैं, इसी के संदर्भ में ये विचार करना है। तो पहला कह रहा है कि घरेलू वित्तीय देयताओं की वृद्धि दर वित्तीय परिसंपत्तियों से अधिक रही है। यानी कि ये हमें पहले तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। ये बताता है कि लोगों की कमाई और खर्च की आदतों के बारे में ये पूरा स्टेटमेंट कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि इस दौरान जो है, इसका मतलब यह है कि इस दौरान भारतीय परिवारों ने अपनी बचत बढ़ाने के मुकाबले लोन ज़्यादा लिया है। वित्तीय परिसंपत्तियों से अधिक रही। वित्तीय परिसंपत्तियां मतलब कि समझ लो बचत, एक तरह की उनकी जो संपत्ति है समझ लो। वित्तीय परिसंपत्ति मतलब समझ लो बचत। और वित्तीय देयताओं की मतलब ये है कि लायबिलिटीज, जैसे हमने आपसे पैसा उधार लिया है तो हमको एक दिन देना है, तो ये हमारी लायबिलिटीज कहलाएगी यानी देयता कहलाएगी। तो देयता, जब भी स्टेटमेंट में देयता शब्द दे दे वित्तीय देयताओं, तो इसका मतलब है कि आपने उधार ले रखा है, आपको इसको एक समय बाद जो पैसा आपने जो धन राशि आपने उधार ले रखी है आपको वापस करना है, इसी को देयता कहा जाता है। तो वित्तीय देयताओं की वृद्धि दर जो है वित्तीय परिसंपत्तियों से अधिक रही है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि 2019 से 2025 के दौरान लोगों ने उधार ज़्यादा लिया है, लोगों ने बैंकों से लोन ज़्यादा लिया है, इसलिए इनकी जो देयता है वो देयताओं में वृद्धि हुई है। और ये जो वृद्धि दर है वित्तीय परिसंपत्तियों से अधिक रही है, यानी कि इनकी बचत से ज़्यादा रही है। लोग बचत कम कर रहे हैं, लोन ज़्यादा ले रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में नवीन घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों का हिस्सा इस अवधि के दौरान लगातार बढ़ता गया है। लगातार बढ़ता गया है, स्टेटमेंट में जब भी दे लगातार बढ़ता गया है तो ये अक्सर स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, और गलत होगा भी। यहाँ कॉन्सेप्ट देखो कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में नवीन घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों का हिस्सा जो है इस अवधि के दौरान लगातार बढ़ता गया है। तो नहीं भाई, लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, बचत कम कर रहे हैं। तो इससे में क्या होगा कि नवीन घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों का हिस्सा घरेलू जीडीपी की तुलना में कब उतार चढ़ाव होता रहा है, कभी बढ़ा है तो कभी घटा है, लेकिन लगातार नहीं बढ़ा है, ये गलत है। आगे कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रमुख विकल्प बनी रही। यानी कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय शेयर मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रही है ना, म्यूचुअल फंड्स बढ़ रहे हैं, शेयर बाजार बढ़ रहा है, लेकिन लोग
इस शेयर मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय ये अभी भी अपना पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। बैंक में या तो फिक्स डिपॉजिट कर दे रहे हैं या सेविंग अकाउंट खोल ले रहे हैं। तो अभी भी वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि जो है, ठीक है, अभी भी बैंक जमा यानी लोगों का जो पसंदीदा काम होता है कि अपना पैसा जो है बचत करेंगे तो बैंक में जाके करेंगे, एफडी के रूप में करेंगे या फिर सेविंग्स अकाउंट के रूप में करेंगे, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे शेयर मार्केट में या निवेश में। अभी भी बैंक जमा जो है वाणिज्यिक बैंकों के लिए नंबर 1 पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला और दूसरा सही है। मतलब कितने सही है, तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रामौरी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। यह असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है, तो नहीं, यह असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है, बल्कि असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, असम में एक बाघ अभ्यारण्य है जिसका नाम है काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। इसी का एक और हिस्सा है लाओ खोआ, इसका नाम याद रखना, मे बी स्टेटमेंट में दे दे एग्जाम में। तो लाओ खोआ, खोआ खाते हो सब लोग, तो कहते हैं कि खोआ लाओ खा ले, तो लाओ खोआ एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक हिस्सा है। तो इसी उद्यान में ये रामौरी हुंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स स्थित है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि लोकटक झील जो कि मणिपुर की तुलना में, यहाँ पे कह रहा है कि लोकटक झील जो कि मणिपुर में है की तुलना में यहाँ जल पक्षी प्रजातियों की विविधता अधिक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। जो रामौरी हुंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे जल पक्षी प्रजातियों की विविधता देखी गई है और यहाँ पे विविधता बहुत ज्यादा है, लोकटक झील की तुलना में भी ज्यादा है, तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि इसे 2025 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है, तो अभी इसको नामित नहीं किया गया है, ठीक है, अभी लिस्ट में रखा गया है, नामित नहीं किया गया। तो यहाँ पहला और तीसरा जो है गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन एक दिया है कि ट्रैक्टर उत्सर्जन मानक स्टेज 5 सरकार द्वारा कृषि ट्रैक्टरों से होने वाले हानिकारक धुएं के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित प्रदूषण नियंत्रक मानक है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है, बहुत बेसिक सा बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दूसरा कह रहा है कि भारत ने ट्रैक्टर उत्सर्जन मानक वर्ष 2019 में प्रारंभ किया था, तो वर्ष 2019 में नहीं प्रारंभ किया था, बल्कि ये 1999 में प्रारंभ किया गया था, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका एक सही 2 गलत, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सिंगापुर विमानन क्षेत्र उत्सर्जन को कम करने के लिए हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला पहला देश बन गया है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि विमानन क्षेत्र जो है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 5.2% उत्पन्न करता है, तो ये गलत है। विमानन क्षेत्र जो है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 1.2% उत्सर्जन करता है, न कि 5.2%। ये बहुत ज्यादा डेटा है, ठीक है, 1.2% उत्सर्जन करता है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का यह देश अपने कालाहारी मरुस्थल विस्तृत सवाना परिदृश्यों ओकावांगो डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चौबे राष्ट्रीय उद्यान के विशाल हाथी समूह का आश्रय स्थान होने के साथ साथ यह अपनी 17% भूमि को संरक्षण हेतु समर्पित करता है तथा हिरन निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था से समृद्ध है। आपके पास कई सारे ऑप्शन है। चौबे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार किन किन देशों में है, चलो ये तो ठीक है, ये तो कई सारे देशों में तो समझ में आता है कि आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सवाना परिदृश्य पाया जाता है, यहाँ पे ओकावांगो डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके संदर्भ में बात हो रहा है, बोत्सवाना के लिए। बोत्सवाना क्या एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसके दक्षिण में आप लोग देखेंगे साउथ अफ्रीका है, और इसके अलावा इसके आसपास जैसे कि अंगोला हो गया, जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, तो ये सभी देश इससे सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है CMS-03 सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय नौसेना हेतु निर्बाध संचार के लिए लॉन्च किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया है,
लॉन्च किया गया था, जो चंद्रयान 3 मिशन के लिए भी उपयोग किया गया था। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एलवीएम 3 रॉकेट का प्रयोग किया गया है, और आपको ध्यान होगा कि एलवीएम 3 रॉकेट का प्रयोग जो है चंद्रयान 3 मिशन के लिए भी प्रयोग किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो भाई दोनों सही है। तो ना तो एक ना तो दो, ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इस वजह से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है। चलो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र की स्थापना जो है अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई, कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष एवं संवर्धन प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई। ये क्या काम करेगा भाई? अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। तो पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में उपग्रह घटकों एवं प्रणालियों के निर्माण हेतु 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि भाई जितना ज्यादा इनको एफडीआई की अनुमति होगी, उतना ज्यादा इस क्षेत्र में यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेशक बढ़ेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है, कि भाई कोई भी निवेशक आएगा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा और अंतरिक्ष के उपग्रह जो घटक होते हैं, जो अलग अलग टूल्स बनाए जाते हैं, उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जिससे कि हमारा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है कि स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली निजी कंपनी बनी है, जिसने विक्रम एस उपकक्षीय मिशन के माध्यम से रॉकेट प्रक्षेपित किया है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह योजना नीति आयोग की एक पहल है, जिसका एक समर्पित कोष 1 लाख करोड़ रुपए का है। देखो, अनुसंधान विकास और नवाचार ये नीति आयोग की पहल नहीं है। हमने हमेशा बोला है कि अगर मंत्रालय का नाम दे दे, किसी आयोग का नाम देते, अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। तो ये जो अनुसंधान विकास और नवाचार है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल है। ठीक है, तो ये करेक्ट, पहला गलत हो जाएगा। और इस बेसिस पे आप देखिए एलिमिनेट हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा देखिए, तो निजी क्षेत्र के लिए इसकी प्राथमिक वित्त पोषण व्यवस्था दीर्घकालिक रियायती ऋणों के माध्यम से है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान शासी बोर्ड इस योजना के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा कह रहा है कि इसका एक प्रमुख लक्ष्य उच्च तकनीक वाले स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना करना है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगला है वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि VRFB प्रणाली विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में वेनेडियम आयनों से संबंधित रिडॉक्स यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा को संग्रहित करती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि VRFB प्रणाली दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण समाधान प्रदान करने में प्रयुक्त होती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और ग्रिड स्थिरता में सहायक हो सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। पहला कथन कह रहा है कि मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण संशोधन नियम 2025 से कॉर्नियल प्रत्यारोपण केंद्रों में क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया गया है। ये जो क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप है, एक तरह का मशीन होता है जो कॉर्निया की स्थिति का आकलन करता है कि कॉर्निया एग्जैक्टली किस पोजीशन में स्थित है। ठीक है, ये आंख से रिलेटेड है। हमारे आंख की जो कॉर्निया होती है, तो कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। मान लो किसी की कॉर्निया खराब हो गई, तो किसी अन्य स्वस्थ इंसान का कॉर्निया लेकर के उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो इसके लिए एक मशीन की जरूरत होती है, क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप। तो पहले जो है, इस नियम के आने के पहले ये मशीन अनिवार्य था। कोई भी अगर जैसे आप लोग देखोगे आंख की दुकान आंख का क्लिनिक होता है, तो वहां पे लोग जाते हैं अपने आंख से रिलेटेड दवा कराने। तो ये मशीन क्योंकि जरूरी था, तो जो छोटे मोटे क्लिनिक्स थे, तो ऐसी स्थिति में ये कॉर्निया प्रत्यारोपण नहीं कर पाते थे,
क्योंकि ये रहना अनिवार्य था। इसके बगैर कॉर्नियल प्रत्यारोपण पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अब इस नियम लाया गया है कि भाई बिना आप इसके यानी क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप के बिना भी आप कॉर्नियल प्रत्यारोपण कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ये क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप प्रायः महंगे होते हैं और छोटे केंद्रों के लिए इन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दूसरा कथन जो है पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किसान संरक्षित किस्मों के बीजों को संरक्षित, उपयोग, विनिमय या बेच सकते हैं, लेकिन ब्रांडेड बीज के रूप में नहीं बेच सकते। देखो, ये जो नियम है पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, इसके तहत ये कंसेप्ट लाया गया, ये प्रावधान लाया गया कि किसान जो है अपने संरक्षित किस्म के बीजों को, यानी कि जैसे मान लो गेहूं का उत्पादन हुआ, तो गेहूं एक तो हम उसको अनाज के तौर पे प्रयोग करते हैं, दूसरा हम उसको एक बीज की तरह भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो संरक्षित किस्म के बीज हैं उसको हम या तो संरक्षित कर सकते हैं, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, विनिमय भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लेकिन एक ब्रांडेड बीज के रूप में किसान इस संरक्षित किस्म के बीजों को नहीं बेच सकता है। ब्रांडेड बीज के रूप में नहीं बेच सकता है, वैसे ये बेच सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण PPVNFRA अधिनियम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। देखो, अपेडा जो है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण, इसको लागू करने वाला एजेंसी नहीं रहा है, बल्कि ये खुद एक एजेंसी है। लगभग इसकी पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण संबंधित एक इसी नाम से संबंधित एक एजेंसी है जो इसको लागू करने के लिए मुख्य एजेंसी रही है। तो अपेडा का इसमें कोई योगदान नहीं रहा है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है पूछा है कि कितने सही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसे 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह पुरस्कार प्रत्येक 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर घोषित किया जाता है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि यह केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है, तो ये गलत है। ये केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को ही नहीं प्रदान किया जाता है, बल्कि केंद्रीय जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था आती है, जितने भी एजेंसीज आते हैं, उन सभी को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ये तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। पूछा है कितने सही है, तो केवल 2 सही सम्मिलित हैं। मित्र शक्ति अभ्यास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पहला कथन कह रहा है कि भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच एक वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस अभ्यास का 25वां संस्करण 2025 में आयोजित किया गया था, तो दूसरा गलत है। मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभी ये हाल ही में 2025 में 11वां संस्करण आयोजित हुआ था, ना कि 25वां, इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हुआ है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। भारत में हिरासत में हिंसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिरासत में हिंसा की परिभाषा जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दी गई है। तो ध्यान रखना कि हिरासत में हिंसा, इसकी परिभाषा जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 में नहीं दी गई है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसमें हिरासत में यातना से मुक्ति भी शामिल है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि भारत ने यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1984 का अनुमोदन किया है, तो ये गलत है। भारत ने यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1984 का अनुमोदन नहीं किया है, तो ये गलत है। पूछा है कितने सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वुमनिया पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए वुमनिया पहल के संदर्भ में, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह महिलाओं के उद्यमों एवं स्वयं सहायता समूहों को सरकारी खरीदारों को सीधे बिक्री करने में सक्षम बनाने हेतु जेम पोर्टल पर प्रारंभ की गई पहल है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। वुमनिया पहल जो है, ये जो वुमनिया पहल है, ये महिला उद्यमी जितनी भी होती हैं, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं, इनकी वस्तुओं की सीधे बिक्री जो है
जेम पोर्टल पर प्रारंभ की गई। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य कुल सरकारी खरीद का न्यूनतम 25% नहीं, कुल सरकारी खरीद का न्यूनतम 25% नहीं बल्कि 3%, इस डेटा को याद रखना, 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए आरक्षित करना है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। भारत के रक्षा स्वदेशीकरण प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का रक्षा निर्यात जो है 23,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और ये 100 से अधिक देशों को उपकरण प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि भारत का रक्षा निर्यात कितना हो गया है, 23,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और ये 100 से अधिक देशों को अपना उपकरण प्रदान करता है। दूसरा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को रक्षा और एरोस्पेस तकनीकों के विकास के लिए समर्थन देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस किसी भी देश को संवेदनशील सैन्य प्रणालियों की पूर्व स्वीकृति निर्यात की अनुमति देता है। तो पूर्व स्वीकृति नहीं, स्वीकृति देने के बाद ही निर्यात की अनुमति प्राप्त होती है। यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए लॉन्च की गई पहल आशा को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है आशा को? तो आशा मतलब है लाभार्थी प्रतिक्रिया और शिकायत निगरानी के लिए एआई समर्थित प्रणाली है। ठीक है, कि भाई उनको योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका फीडबैक जो है आशा पोर्टल पर दे सकती हैं। सेनकाकू द्वीप समूह जो प्राय समाचारों में रहा है, किस क्षेत्र में स्थित है? तो सेनकाकू द्वीप समूह जो है पूर्वी चीन सागर में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जापान के अधीन है, जापान के अंडर में आता है सेनकाकू द्वीप। अगला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन, जिसे G20 जोहान्सबर्ग समिट 2025 में लॉन्च किया गया है। इसका सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? तो देखो G20 जोहान्सबर्ग समिट यानी G20 का आयोजन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो यहाँ पे कॉस्ट, इस समिट में जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फंड कमीशन को प्रस्तावित किया गया था। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन है क्या? तो दोस्तों ये जो है एक वैश्विक पहल है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रथाओं में सुधार करने हेतु बनाई गई है। यानी कि ये जो देश है ऋण के बोझ, ऋण को बहुत ऋण के तले दबते जा रहे हैं, तो ये ऋण से बाहर कैसे आए, ये अपने ऋण को किस तरह से कम करें, इस संदर्भ में इनको सहायता प्रदान की जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। जब ऋण के संदर्भ में इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी, इनके ऋण में सुधार की जाएगी, तो क्रेडिट रेटिंग प्रथाओं में भी सुधार होगा। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के दौरान NIC 2025 जारी किया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है, वाणिज्य मंत्रालय ने नहीं। अक्सर मंत्रालय गलत देता है, तो यहाँ पे भी वही सेम किया है, मंत्रालय का नाम गलत दिया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण जारी किया गया। दूसरा कह रहा है कि NIC सांख्यिकीय सर्वेक्षणों, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में उपयोग किए जाने वाला एक मूलभूत साधन है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। आगे देखते हैं, आगे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। NIC 2025 को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 5 के अनुरूप किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो पूछा है कितने सही हैं, तो 2 सही हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, तो भारत के चाय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है कि भारत जो है केन्या से अधिक लेकिन चीन से कम चाय का निर्यात करता है। तो यहाँ पे गलत है, केन्या जो है चाय का निर्यात ज्यादा करता है, ठीक है, भारत से। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि भारत का जो चाय बोर्ड है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। देखो, भारत का जो चाय बोर्ड है ये कृषि एवं किसान मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि भारत का जो चाय बोर्ड है ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC के 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ग्लोबल मुतिराओ एग्रीमेंट में जीवाश्म ईंधनों के चरणबद्ध निर्मूलन हेतु बाध्यकारी समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तो देखो, यूएनएफसीसी के 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ग्लोबल मुतिराओ एग्रीमेंट, जिसमें कि जीवाश्म ईंधनों के चरणबद्ध निर्मूलन की बात की गई है, तो इसके निर्मूलन के लिए यानी जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को कम करने के लिए एक समय सीमाएं निर्धारित की गई कि धीरे धीरे जो है जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम किया जाएगा और एक समय बाद इसको खत्म कर दिया जाएगा। इस जीवाश्म ईंधन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन ये जो निर्णय है ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। ये जो निर्णय लिया गया है जीवाश्म ईंधनों के चरणबद्ध निर्मूलन हेतु, ये बाध्यकारी नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है बेलेम 4x प्लेस का उद्देश्य वर्ष 2035 तक धारणीय ईंधनों के उत्पादन एवं उपभोग को वर्ष 2024 के स्तर की तुलना में 4 गुना बढ़ाना है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि 2035 तक धारणीय ईंधनों के उत्पादन और उपयोग, धारणीय ईंधन मतलब जैसे रीन्यूएबल एनर्जीज होती हैं, परमाणु ऊर्जा हो गया या पवन ऊर्जा हो गया, तो ये सभी क्या है, धारणीय ईंधन है। तो धारणीय ईंधनों के उत्पादन और उपयोग को 2024 के स्तर की तुलना में 4 गुना बढ़ाना है 2035 तक। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कह रहा है पहला कथन कि गुजरात का अंबाजी मार्बल अपने द्वितीय सफेद पत्थर और सांस्कृतिक और औद्योगिक महत्व के लिए जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि अंबाजी मार्बल को, जो कि गुजरात का है, ये इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। दूसरा है कि जीआई टैग एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जिसे 20 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, नवीनीकरणीय है और इसे उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका ओवरऑल गलत है, बस यहाँ पे ये 20 वर्ष की जगह 10 वर्ष होना चाहिए, बाकी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि मार्बल एक अवसादी चट्टान है। तो देखो, मार्बल एक अवसादी चट्टान है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मार्बल या संगमरमर होते हैं ये अवसादी चट्टान नहीं बल्कि रूपांतरित चट्टान होते हैं। जब आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान में ताप दाब में अंतर की वजह से जब ये रूपांतरित हो जाते हैं तो इसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा दोनों गलत था। आपने देखा कि दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है और तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है, तो इस बेसिस पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 2 सही है ना ही 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजा की भौगोलिक अवस्थिति। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना है और देखते हैं कि 91 क्वेश्चन तक कौन बच्चा है जो लास्ट क्वेश्चन तक जुड़ा रहता है, उसकी डेडिकेशन को हम चेक करना चाहते हैं। तो कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देना। अगला है मेकेदातु परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेकेदातु परियोजना क्या है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय जो है कर्नाटक में कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि मेकेदातु परियोजना अभी हाल ही में लाया गया। तो ये जो मेकेदातु परियोजना है ये कर्नाटक में कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर स्थित है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि यह परियोजना बेंगलुरु को पेयजल उपलब्ध कराने और जल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इस परियोजना का लाभ जो है बेंगलुरु को मिलेगा। बेंगलुरु को इस परियोजना के तहत पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और जल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य भी तय किया गया है। तीसरा कह रहा है कि तमिलनाडु इस परियोजना का समर्थन करता है। तो तमिलनाडु इस योजना का समर्थन नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। तीसरा गलत है आपका। चौथा है कि इस परियोजना के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्वीकृति आवश्यक है। तो चौथा स्टेटमेंट सही है कि इस परियोजना के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होगी? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो 3 स्टेटमेंट पूछा है, कितने सही है? तो 3 स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है, किसको किसके द्वारा लागू किया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। दूसरा है कि भारत ऐसा समर्पित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश है। तो ये गलत है, भारत इसको लागू करने वाला 7वां एशियाई देश है। इसके पहले सबसे पहले चीन ने लागू किया था, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया है। मिशन की अवधि क्या है? 2030-31 तक की है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो पूछा है कितने कौन से सही है? तो पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जब भी किसी मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है
तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उससे स्टेटमेंट जो दे देता है वो मंत्रालय, पहला स्टेटमेंट अक्सर मंत्रालय देता है, दूसरा उसका कि भारत इसको लॉन्च करने वाला पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कौन सा देश रहा है, और इसकी अवधि पूछी जाती है। और बहुत अगर और डिटेल में पूछता है तो इस मिशन का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे है चर्चित में रहा बिरसा 101 का सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है। तो बिरसा 101 क्या है? तो सिकल सेल रोग के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी विकसित क्रिस्पर आधारित जीन उपचार पद्धति है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एंटी माइक्रोबियल स्टुअर्डशिप प्रोग्राम अस्पतालों या आईसीयू में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है जिसका उद्देश्य एएमआर पर वैश्विक रणनीतियों को मार्गदर्शन देना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 अनुसूची एच तथा H1 के तहत पर्ची संबंधी नियमों के माध्यम से तर्क संगत उपयोग को बढ़ावा देकर एएमआर से निपटते हैं। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीन स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी 2021 से 26 के दौरान कार्यान्वित है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह राष्ट्रीय क्रेच योजना आईसीडीएस और पोषण अभियानों को एकीकृत करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि किशोरियों के लिए पूरक पोषण का प्रावधान भारत के सभी जिलों में 11 से 14 वर्ष नहीं बल्कि 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग को लक्षित करता है। तो यहाँ तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, पहला कथन कह रहा है कि भारत में क्षय रोग के मामले में वर्ष 2015 और 2024 के बीच तेजी से वृद्धि हुई है। तो यहाँ गलत है। देखो, WHO ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि भारत में जो है टीबी रोग के मामलों में अब धीरे धीरे कमी आ रही है, वृद्धि नहीं हो रही है। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि क्षय रोग के वैश्विक मामलों में भारत का योगदान 25% है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी कि एक सही नहीं है, दूसरा सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह फ्रांस की सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस द्वारा विकसित जमीन से हवा में मार करने वाला सटीक निर्देशित हथियार है। तो ये जमीन से हवा में नहीं मार करता बल्कि हवा से जमीन पर मार करता है। ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह मॉड्यूलर गाइडेंस और प्रोपल्शन किट के माध्यम से बिना निर्देशित बमों को सटीक प्रहार करने वाले हथियारों में परिवर्तित करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि जीपीएस निषेधित या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की स्थिति में भी उच्च सटीकता बनाए रख सकता है। तो तीसरा भी सही है। तो पूछा है कितने सही है? तो 2 सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 के दायरे में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्र पहचाने गए हैं? तो सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 के अंतर्गत कौन कौन से विषय जो है पहचाने गए हैं? तो इसमें जो है आपका समुद्री जैव विविधता इसके अंतर्गत नहीं आएगा, समुद्री जैव विविधता संरक्षण इसके अंतर्गत नहीं है। बाकी नदियों और झरनों का पुनरुद्धार, दूसरा जल का प्रबंधन, प्रौद्योगिकी संचालित जल प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता, ये सभी आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 5, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट है, समाचारों में चर्चित EB1A किससे संबंधित है? तो EB1A जो है ये असाधारण क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए एक अमेरिकी स्थायी निवास की श्रेणी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।